आरोग्य। हेलो हाय नमस्कार, मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त कल्पिता। आप सभी का स्वागत है एक विशेष प्रोग्राम में जिसका नाम है आरोग्य। दोस्तों, कई बार हम देखते हैं कि हार्ट डिजीजेस के मामले में हमें बहुत सारे टेस्ट करने के लिए कहा जाता है। तो एग्जैक्टली ये टेस्ट होते क्या हैं? क्या इतने सारे टेस्ट करने की जरूरत है? आइए जानते हैं हमारे इस एपिसोड में। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है फेमस आयुर्वेदिक डॉक्टर और वेलनेस कंसल्टेंट डॉक्टर प्रेम जोशी जी। वेलकम टू द शो डॉक्टर। थैंक यू। डॉक्टर, आजकल हम लोग देखते हैं कि हार्ट डिसीजेस या फिर हार्ट अटैक बहुत ही बढ़ते जा रहे हैं, तो किस प्रकार से इसका डायग्नोसिस किया जाता है? पहले तो हम जानेंगे, जैसे आपने बोला हार्ट डिसीज और हार्ट अटैक, तो पहले हम हार्ट अटैक की सिचुएशन में क्या टेस्ट कर सकते हैं। तो हार्ट अटैक में सबसे पहले हमको ये जानना है कि चेस्ट में बहुत डिस्कम्फर्ट होता है, सीने में जलन हो सकती है, घबराहट, पसीने, इस तरह के लक्षण हो सकते हैं। ऐसे लक्षण होने के बाद जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो हमारे यहाँ पे कुछ टेस्ट होते हैं जो ये देखने के लिए कि ये जो सिम्टम्स है, जो लक्षण है, ये वाकई हार्ट अटैक है या कुछ और है। जी। तो सबसे पहले इसके लिए एक होता है टेस्ट जिसे कहते हैं ईसीजी, जिससे हार्ट की जो इलेक्ट्रिक एक्टिविटी होती है उसको एक ग्राफ में देखा जाता है, जिसमें कई बार हमें तुरंत ईसीजी निकालते ही पता चल जाता है कि ये हार्ट अटैक है। कई बार ऐसा होता है कि ईसीजी में इतना स्पष्ट नहीं दिखाई देता है, तो उस समय हम कुछ ब्लड टेस्ट करते हैं जिन्हें एंजाइम्स, कार्डियक एंजाइम्स कहते हैं। जैसे हार्ट अटैक जब होता है तो हमारे हार्ट के मसल्स डैमेज होने लगते हैं। उस अवस्था में कुछ केमिकल हार्ट में से रिलीज होते हैं, उनको हम लोग ब्लड टेस्ट के थ्रू देखते हैं। जैसे उनके नाम होते हैं सीपीके, सीटीपीके, एमबी, ट्रोपाई, ट्रोपटी, इस तरह से डिफरेंट एंजाइम्स जो होते हैं वो हम देखते हैं। ईसीजी और ट्रोपाई या जो भी हमने एंजाइम्स देखा, उनके ऊपर हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि इस व्यक्ति को हार्ट अटैक है या नहीं। जी। तो ईसीजी की जो प्रोसेस होती है वो क्या होती है एग्जैक्टली? ईसीजी का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। जी। हमारे हार्ट का एक खुद का पावर सप्लाई है जो कंटिन्यूसली इलेक्ट्रिक स्टिमुलेट देते रहता है, जिसकी वजह से हमारा हार्ट धड़कता है। तो ये पूरा एक उसका सेपरेट यूनिट होता है, वहां से इलेक्ट्रिक इंपल्सेस मिलते हैं और उसकी वजह से हार्ट की जो भी मूवमेंट होती है। तो ईसीजी सिंपली वो इलेक्ट्रिक जो मूवमेंट है उसको ग्राफ में कैप्चर करना ईसीजी या इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी कहा जाता है। तो जिससे हमको पता चलता है कि जो इलेक्ट्रिक एक्टिविटी है वो प्रॉपर है या नहीं है। कई हार्ट के डिजीज में, जैसे हार्ट अटैक की अवस्था में, वो रिदम जो रहती है उसमें कुछ चेंजेस या कुछ नेगेटिव थिंग्स आ जाती है, जिसकी वजह से हमें पता चलता है कि हार्ट को या तो ब्लड सप्लाई कम मिल रहा है या कुछ परमानेंट टिश्यू डैमेज हो रहे हैं। तो हार्ट अटैक का निदान ईसीजी से होता है। तो अगर एक बार मेरा ईसीजी हो चुका है, वो नॉर्मल आया है, तो क्या मुझे बाद में फिर हार्ट अटैक नहीं आएगा? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ईसीजी नॉर्मल होना, इवन हार्ट अटैक आया हुआ है तभी भी कई परिस्थिति में ईसीजी लगभग नॉर्मल जैसा हो सकता है। तो इसीलिए मैंने कहा कि फिर दूसरे टेस्ट होते हैं, कार्डियक एंजाइम्स वगैरह होते हैं, बहुत से अलग अलग टेस्ट होते हैं। तो अगर एक टेस्ट निगेटिव आ रहा है जैसे ईसीजी, तो इसका मतलब ये नहीं कि हमें हार्ट डिसीज या हार्ट अटैक नहीं है। उसके आगे भी बहुत से टेस्ट होते हैं अलग अलग तरीके से जो हमें आगे करने पड़ते। जैसे हमारे पास एक कई साल पहले एक पेशेंट आया था, उसे बहुत मामूली सी चेस्ट में, वो हमारा रेगुलर पेशेंट ही था, बहुत मामूली सी चेस्ट में उसको घबराहट और पेन था। तो हमने एक ईसीजी निकाला, तो बिल्कुल ईसीजी नॉर्मल था। तो हमने उसे कुछ देर ऑब्जर्वेशन के अंडर में रखा, लेकिन उसकी तकलीफ धीरे धीरे बढ़ती गई। तो हमने हर 5-10 मिनट में ईसीजी रिपीट किया और कुछ देर के बाद में सिग्निफिकेंट उसमें चेंजेस आने लगे और ये निष्कासित हो गया कि उसे सीवियर हार्ट अटैक आया है। तो इसी तरह से अगर एक बार ईसीजी नॉर्मल आ जाती है, इसका मतलब ये नहीं कि उस व्यक्ति को हार्ट अटैक नहीं है, हमें आगे टेस्ट करते रहने पड़ते हैं। जी। मैंने कई बार ये सुना है कि हार्ट पेशेंट को या आप एक स्ट्रेस टेस्ट करने के लिए कहा जाता है, तो वो एग्जैक्टली क्या होता है? जैसे मैंने बताया कि ईसीजी हम करते हैं जो हार्ट की इलेक्ट्रिक एक्टिविटी को मैपिंग करता है। स्ट्रेस टेस्ट भी वही काम करता है, बट ईसीजी हम बैठ के, एक्चुअली लेट के करते हैं। उस समय हार्ट की डिमांड बहुत कम होती है। तो ईसीजी से हमको पता चल रहा है कि हार्ट के हर हिस्से में उचित मात्रा में
ब्लड पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है। लेकिन अगर डिमांड कम है तो ईसीजी नॉर्मल आएगा। लेकिन कई लोगों का ऐसी तकलीफ होती है कि मुझे बैठे बैठे तो कुछ तकलीफ नहीं होती है, लेकिन जब मैं चलता हूँ या 1 या 2 मंजिल चढ़ता हूँ तो मुझे कुछ चेस्ट में डिस्कम्फर्ट या पेन होता है। तो उस अवस्था को टेस्ट करने के लिए कि ये जो डिस्कम्फर्ट हो रही है वो वाकई हार्ट से रिलेटेड है या हार्ट का कोई लक्षण है या फिर इसी तरह से साधारण तकलीफ है, ये देखने के लिए हम स्ट्रेस टेस्ट या जिसको ट्रेडमिल टेस्ट भी कहते हैं, जो ट्रेडमिल होता है उस पे हम पेशेंट्स को विद ईसीजी लीड्स चलाते हैं और जैसे जैसे उसकी हार्ट रेट बढ़ती है कंटिन्यूस ईसीजी निकालते हैं। तो उससे हमें पता चलता है कि हार्ट जब अंडर स्ट्रेस मतलब बहुत काम का हार्ट पे बोझ पड़ता है उस समय भी वो मैक्सिमम स्ट्रेस को बेयर कर सकता है क्या, उसको उचित मात्रा में उस समय भी रक्त की सप्लाई प्रॉपर मिल रही है कि नहीं, ये हम स्ट्रेस टेस्ट से जानते हैं। आपने अभी ईसीजी बताया या फिर स्ट्रेस टेस्ट बताया, तो इसके अलावा और कौन से टेस्ट करने पड़ते हैं? हार्ट के बहुत सारे टेस्ट होते हैं। इसके अलावा ईसीजी और स्ट्रेस टेस्ट के अलावा मुख्य रूप से एक होता है 2D इकोकार्डियोग्राफी और एक होता है एंजियोग्राफी, जो हम एडवांस सिचुएशन में ये टेस्ट करते हैं। 2D इको के बारे में कुछ विस्तार में बताइए। 2D इकोग्राफी एक तरह से हार्ट की सोनोग्राफी होती है, जैसे हम सोनोग्राफी करते हैं पेट की, किडनी की वगैरह, इस तरह से ये हार्ट की सोनोग्राफी होती है जो जनरली कार्डियोलॉजिस्ट के अंदर में की जाती है। इसमें हमको हार्ट का स्ट्रक्चर मतलब हार्ट के कौन से पार्ट की साइज अगर कुछ बढ़ गई है, कई बार हार्ट डेवलप मतलब चौड़ा हो जाता है, उसकी मसल्स ढीले हो जाते हैं, वैसा कुछ हो गया है क्या। हार्ट्स में वॉल्स होते हैं, जैसे कि हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं तो ये उनके बीच में हर 2 चैम्बर के बीच में एक वॉल होता है। वॉल का काम होता है कि ब्लड एक चैम्बर से दूसरे चैम्बर में जावे और वो पीछे नहीं आता। तो कई बार वॉल की लीकेज वगैरह रहती है, वॉल के प्रॉब्लम्स होते हैं, वो भी 2D इको में समझ में आता है। जैसे हार्ट डिजीज जिसको बोलते हैं, हार्ट को ऑक्सीजन नहीं मिलना, उसकी वजह से भी जिसे इस्चीमिया हम कहते हैं कि अगर हार्ट को कई भाग को ऑक्सीजन नहीं मिलता है तो वो प्रॉपर मूव नहीं कर पाता है। हार्ट की जो नॉर्मल मूवमेंट होती है तो उस मूवमेंट को भी हम कैप्चर कर सकते हैं कि हार्ट के मसल्स प्रॉपरली मूव हो रहे हैं या धीरे मूव हो रहे हैं, या कई बार जैसे किसी को हार्ट अटैक आके परमानेंट डैमेज हो जाता है तो उसके वो भाग हार्ट का मसल्स मूव ही नहीं करते, तो इसको जैसे मूवमेंट को हम कहते हैं काइनेटिक। तो अगर हार्ट की कोई मसल्स कम मूव कर रही है तो उसको हम कहते हैं हाइपोकाइनेसिया। अगर कोई हार्ट का कोई हिस्सा बिल्कुल ही मूव ही नहीं कर रहा है, डेड हो गया, तो उसको एकाइनेसिया कहते हैं। तो इस तरह से 2D इको में डिफरेंट चीजें पता चलती है। एक और चीज है जो 2D इको में हमें पता चलती है जो सबसे महत्वपूर्ण है, वो हार्ट की पंपिंग कैपेसिटी। जब हार्ट एक बार कॉन्ट्रैक्ट करता है तो कितनी मात्रा में ब्लड बाहर फेंकता है या पहुंचाता है, उसको कहते हैं हार्ट का EF, लेफ्ट वेंट्रिकल इजेक्शन फ्रैक्शन। हार्ट की पंपिंग कैपेसिटी जनरली क्या होता है, जैसे हम जानते हैं कि हार्ट अटैक आने में हार्ट के कुछ मसल्स डैमेज हो जाते हैं, तो फिर हार्ट अब उतना मजबूती से ब्लड को पुश नहीं कर पाता। नॉर्मली हार्ट का जो पंपिंग कैपेसिटी होती है वो 60 से 65% या 55 से 60 इस तरह से, ऊपर कई बार 75-80 भी देखने में मिलती है, लेकिन 55-60 एक नॉर्मल की तरफ गिना जाता है 60 के ऊपर। तो जैसे अगर हार्ट अटैक आ गया या अन्य कोई कारण, जैसे मैंने बताया हार्ट के मसल्स वीक हो जाते हैं, चौड़े हो जाते हैं, उन ऐसी परिस्थितियों में हार्ट की पंपिंग कैपेसिटी धीरे धीरे कम होती है। उस अवस्था को हार्ट फेलियर भी कहते हैं। ये भी हम 2D इको से पता कर सकते हैं। कई बार हार्ट डिजीजेस में एंजियोग्राफी करने के लिए कहा जाता है, तो वो प्रोसेस एग्जैक्टली क्या होता है? बिल्कुल, कई बार जब डॉक्टर को ऐसा लगता है कि शायद हार्ट के किसी भाग में उचित मात्रा में रक्त नहीं पहुंच रहा है, तो उसका निदान करने के लिए हम एंजियोग्राफी करते हैं। एंजियोग्राफी में एक्चुअली हम हार्ट के जो ब्लड वेसल्स होते हैं, जो हार्ट के मसल्स को ब्लड पहुंचाते हैं, ऐसी 3 मेन आर्टरीज होती है, उनको पर्टिकुलरली हम देखते हैं। तो उसकी प्रोसेस ऐसे है कि हम पैर से या थाई से या हाथ से हमारे एक आर्टरी के अंदर एक तार को अंदर डालते हैं, जिस तार को हम कैथेटर कहते हैं। वो तार धीरे धीरे हार्ट तक पहुंचता है और वहां से एक दवा या डाई वो इंजेक्ट करते हैं। दवा से जो ब्लड है वो विजिबल हो जाता है। जनरली हम एक्सरे में वगैरह ब्लड दिखता नहीं है, लेकिन वो डाई डालने से वो विजिबल हो जाता है और फिर बाहर से हम इमेजेस लेते हैं। इमेजेस लेने से जहां जहां वो डाई जाती है वहां पे ओपन है, और जहां पे नैरो हो जाता है या बंद हो जाता है तो हमको पता चलता है कि ब्लॉकेजेस है।
इस तरह से एंजियोग्राफी से अल्टीमेटली हमको ये पता चलता है कि हार्ट के सारे आर्टरी में ब्लॉकेजेस है या नहीं, और है तो कितने परसेंट में है। इस तरह से एंजियोग्राफी में हमको पता चलता है। लेकिन कई बार क्या होता है, एक और इसी तरह से मिलता जुलता शब्द है जिसे हम कहते हैं एंजियोप्लास्टी। जी। कई बार लोगों में इस तरह से कंफ्यूजन होता है, हमारे पास भी पेशेंट आते हैं, बोलते हैं एंजियोग्राफी क्या है, एंजियोप्लास्टी। जी। तो ग्राफी जैसे वर्ड में है, ग्राफी मतलब टेस्ट। अगर किसी भी टेस्ट के आगे ग्राफी आता है उसका मतलब होता है निदान या टेस्ट। और अगर एंजियोप्लास्टी, अगर किसी वर्ड में प्लास्टी आता है, प्लास्टी मतलब हम कुछ अंदर जाके चेंज कर रहे हैं, वो एक ट्रीटमेंट है। तो वो ब्लॉक की ट्रीटमेंट है एंजियोप्लास्टी, और एंजियोग्राफी एक टेस्ट है। इस तरह से ये थोड़ा नाम सेम है बट दोनों डिफरेंट थिंग है। हालांकि एंजियोप्लास्टी का प्रोसेस भी उसी तरीके से है, तार से ही डाल के हम फिर इस ब्लॉक को साइड में करके स्टेंट डालते हैं और वो रक्त का प्रवाह फिर से शुरू हो जाता है। बट ये दोनों सिमिलर है बट डिफरेंट है। जी। तो आयुर्वेद में एक प्रक्रिया बताई गई है, वो है नाड़ी परीक्षा। तो क्या नाड़ी परीक्षा से हम हार्ट अटैक या हार्ट डिजीजेस पे कुछ पता लगा सकते हैं? बिल्कुल पता सकते हैं। नाड़ी वैद्य एक बहुत ही साइंटिफिक आयुर्वेद का शास्त्र है जी। लेकिन वो अनुभवी वैद्य के पास ही करना चाहिए। आजकल सभी वैद्य या सभी आयुर्वेदिक डॉक्टर इतने अनुभव वाले होंगे ये जरूरी नहीं है। तो लेकिन ये डेफिनेटली एक बहुत शास्त्र है जिससे हम पता कर सकते हैं कि केवल हार्ट डिसीज नहीं, हम हर तरीके की डिजीज या उसका स्वास्थ्य है या कहाँ है। जैसे आयुर्वेद में 3 दोष होते हैं, वात, पित्त, कफ। जी। ये तीनों दोष के बैलेंस और इनबैलेंस पे ही सारा हमारा आरोग्य और व्याधि या बीमारी ये सारे इस पे टिके रहते हैं। तो डेफिनेटली नाड़ी वैद्य अगर अनुभवी है तो वो हार्ट डिसीज को बहुत पहले बिना डैमेज के होने के बाद या बहुत पहले ही उसका संकेत दे सकते हैं। जरूर। अभी आपने एंजियोग्राफी के बारे में बताया, तो एंजियोग्राफी में जो ब्लॉकेजेस के परसेंटेजेस आते हैं तो वो अलग अलग होते हैं, तो वो किस तरह से मदद करते हैं डायग्नोसिस में? बिल्कुल। अब सबसे पहले हमको समझना है कि ये जो ब्लॉकेजेस बनते हैं ये ओवरनाइट नहीं बनते जी। इनमें सालों या दशक भी लग जाते हैं। मतलब धीरे धीरे हमको बहुत सारे समोसे खाने पड़ते हैं, बहुत सारे पिज्जा बर्गर करते हैं, आसानी से नहीं बनते, बहुत हम मेहनत करके इनको कमाते हैं। तो लगभग अब जैसे आज के साइंस में है कि अगर किसी को 60 या 70% से कम ब्लॉकेजेस है तो जनरली हम उसको कोई एक्टिव ट्रीटमेंट मतलब कोई सर्जरी या कोई स्टेंट या एंजियोप्लास्टी इस तरह से नहीं सुझाव करते हैं। हम उनको बोलते हैं कि आप लाइफस्टाइल में सुधार कीजिए, खाने पीने में ध्यान दीजिए, एक्टिविटी कीजिए और इन ब्लॉकेजेस को बढ़ने से रोकिए। जी। कई बार 70% होता है, 80% होता है ब्लॉक, फिर भी हमको कोई तकलीफ नहीं होती। इसका कारण यह है कि ऊपर वाले ने हमको बहुत कुछ एक्सेस दे रखा है। जैसे लोगों को पता होता है कि एक किडनी से भी हम एकदम नॉर्मल जीवन जी सकते हैं। जी। तो हम जो जीवन जीते हैं हम वो सिर्फ 20% या 30% ही यूटिलाइज कर पाते हैं। 100% हम नहीं जीते। 100% कौन जीता है? जो एथलीट है, जो 100 मीटर स्प्रिंट भागते हैं, ओलंपिक भागते हैं, जो लोग एवरेस्ट चढ़ते हैं, जो लोग स्कूबा डाइविंग करते हैं। इस तरह से जो एथलीट लोग होते हैं वो 100% काम करते हैं। हम जो नॉर्मल एक मिडिल क्लास टैक्सी में जाता है, कार में जाता है, लिफ्ट में जाता है, वो हम 20-30% ही यूज करते हैं। तो जब तक हमारे शरीर में 60 से 70% ब्लॉक नहीं हो जाते हमें पता ही नहीं चलता। जब वो हमारे जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं 20-30% अगर उसमें कम होने लगे तब जाके हमको चेस्ट पेन या ब्रेथलेसनेस इस तरह के सिम्टम्स आते हैं और फिर हमें उसका इलाज कराना। जी। आपने अभी इतने सारे टेस्ट बताए, वो अलग अलग तरीके के होते हैं, अलग अलग तरीके से नापे जाते हैं। तो क्या आप हमारे दर्शकों के लिए ये बता सकते हैं कि इन सभी टेस्ट में एग्जैक्ट डिफरेंस क्या क्या है? बिल्कुल। कई बार हमारे पास पेशेंट आते हैं, बोलते हैं कि डॉक्टर साहब मेरा तो ईसीजी तो नॉर्मल है, फिर मुझे तो हार्ट डिसीज नहीं है, फिर मैं और आगे टेस्ट क्यों करूं? लेकिन जैसे ये जो डिफरेंट टेस्ट है, जैसे हमने बताया ईसीजी है, स्ट्रेस टेस्ट है, 2D इको है, एंजियोग्राफी है, या कई तरह के ब्लड टेस्ट होते हैं, कोलेस्ट्रॉल के टेस्ट होते हैं, ये सब भी हार्ट डिसीज के डायग्नोसिस में इंपॉर्टेंट रोल होते हैं। हमने एक डिस्कस कर लिया है कि ईसीजी और स्ट्रेस टेस्ट लगभग एक ही प्रक्रिया है, लेकिन हार्ट एक में रेस्ट पे है, दूसरे में एक्शन पे है। उससे हमको पता चलता है कि हार्ट के किस टेरिटरी में ब्लड नॉर्मल पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा है। ईसीजी नॉर्मल है, इसका मतलब ये नहीं कि हार्ट में ब्लॉकेजेस नहीं हो सकते। ईसीजी नॉर्मल है, 2D इको नॉर्मल है, फिर भी हार्ट में ब्लॉकेजेस हो सकते हैं।
क्योंकि जैसे बताया कि जब तक 80-90% नहीं है तब तक आपका ईसीजी भी नॉर्मल रहेगा। आप हाँ स्ट्रेस टेस्ट उस समय नॉर्मल नहीं होगा अगर सिग्निफिकेंट ब्लॉकेजेस है। लेकिन कई बार ब्लॉकेजेस होने के बावजूद स्ट्रेस टेस्ट भी नेगेटिव आता है, क्योंकि ब्लॉक का मतलब ये नहीं है 100% कि आगे ब्लड नहीं पहुंच रहा है, क्योंकि ये जो 3 आर्टरी होती है हार्ट में मेन, वो अलग नहीं है, वो एक ही नेटवर्क का पार्ट है। अगर किसी एक आर्टरी में सिग्निफिकेंट ब्लॉकेज है, फिर भी उसके आगे के टिश्यू को उसकी जो सहायक नलियां हैं, जो दूसरी आर्टरियां हैं जिनको हम कोलैटरल सर्कुलेशन बोलते हैं, अगर वो आपका डेवलप है नेटवर्क, अगर आपने काफी एक्टिव लाइफस्टाइल जी है, जॉगिंग की है, एरोबिक एक्सरसाइज की है, तो आपके आर्टरी के नेटवर्क डेवलप होते हैं। ऐसी अवस्था में अगर एक आर्टरी में आपको 80-90% ब्लॉक है, फिर भी आपका स्ट्रेस टेस्ट भी नेगेटिव आ सकता है, क्योंकि आपके अल्टरनेट चैनल वहां पे बन गए। ऐसी अवस्था में हमें उस ब्लॉक से भी ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा स्ट्रेस टेस्ट अगर नेगेटिव है तो ब्लॉक होने के बावजूद भी हम नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं जी। तो इस तरीके से ये डिफरेंट टेस्ट हमको डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ हार्ट बताते हैं। जी, बहुत ही सिंपल कर दिया आपने हमारे लिए कि ये टेस्ट क्या होते हैं, उससे कैसे डायग्नोसिस किया जाता है। तो जाते जाते हमारे दर्शकों को आप क्या टिप्स देना चाहेंगे? तो अगर आपको भी लगता है कि आपको हार्ट डिसीज हो सकती है या आपको जानना है, तो आपको ये टेस्ट कराने चाहिए। लेकिन कई बार हमें हार्ट के कई रिस्क फैक्टर होते हैं, जैसे डायबिटीज होते हैं, ओवरवेट हो गया, ब्लड प्रेशर है। ऐसी अवस्था में अगर आपको कोई लक्षण नहीं है, फिर भी आपको रेगुलर आपके डॉक्टर की सलाह के अनुसार ये टेस्ट करते रहने चाहिए, क्योंकि निदान करना सबसे बड़ा फर्स्ट स्टेप ऑफ ट्रीटमेंट है। कई लोग डरते हैं कि अगर मैं ये टेस्ट कर लूं और उसमें कुछ निकल जाएगा तो मैं मतलब बिना मतलब क्यों आ बैल मुझे मार, ऐसा करूं। लेकिन ऐसी बात नहीं है। जैसे कई बार हम बोलते हैं कि बिल्ली आंख बंद करके दूध पीती है, तो वो आंख बंद कर लेती है तो उसको लगता है कि उसे कोई नहीं देख रहा है। लेकिन अगर आपके बीमारी में अगर आंख बंद भी करोगे तो बीमारी अपना आंख बंद नहीं करेगी, उसका प्रोग्रेस तो होता ही रहेगा। इसलिए टाइम टू टाइम हेल्थ चेकअप कराना, अपने डॉक्टर से सलाह लेना, और ये बहुत ही जरूरी है हृदय रोग के रोकथाम के लिए। थैंक यू सो मच डॉक्टर, आपने बहुत ही सिंपल तरीके से हमें समझाया कि एग्जैक्टली ये डायग्नोसिस होता क्या है, ये टेस्ट क्या काम करते हैं। आप अपना कीमती वक्त निकालकर हमारे साथ स्टूडियो में जुड़े, थैंक यू सो मच। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, अब आपकी होस्ट और दोस्त कल्पिता को इजाजत दीजिएगा। फिर मुलाकात होगी आरोग्यम के अगले एपिसोड में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर।